हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में केवीएस टीजीटी सोशल साइंस न्यू सिलेबस 2022 को हिंदी में विस्तार से देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम इसमें बहुत सारा सिलेबस में दिया गया है, यानी टीजीटी सोशल साइंस केवीएस का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें 100 अंक से पूछा जाएगा। इसमें 100 अंक जो होगा वो विषय से होगा, यानी टीजीटी सोशल साइंस में आपका सोशल साइंस से ही 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें जानते ही हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यानी इसमें इन चारों विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और 80 नंबर का आपका साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग, इनसे सब प्रश्न रहेगा। और उसमें 20 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी का भी प्रश्न होगा। तो उसको मैंने पीआरटी का जब सिलेबस हिंदी में दिया था तो उसमें हम अच्छे से विस्तार से समझा दिए हैं कि 80 नंबर उसी में से पूछेगा। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं, टीजीटी सोशल साइंस का। तो इस पर हमको विश्व का इतिहास पढ़ना है। विश्व के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के समाज के बारे में पढ़ना है। और फ्रांसीसी समाज की क्रांति के प्रकोप के दौरान उस समय क्या हुआ उसके बारे में पढ़ना है। फ्रांस ने राजशाही को समाप्त कर दिया, इसके बारे में। नेक्स्ट है, क्या महिलाओं ने क्रांति की, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ क्या उसमें महिलाओं की सहभागिता थी, तो उसके बारे में पढ़ना है। गुलामी का उन्मूलन, उस समय गुलामी का उन्मूलन पढ़ना है। क्रांति और रोजमर्रा की जिंदगी, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका दूसरा पॉइंट है कि यूरोप में समाजवाद, यानी यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये सब टॉपिक पढ़ना है हमें। सामाजिक परिवर्तन का युग, रूसी क्रांति, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति जो हुआ उसके बारे में पढ़ना है। अक्टूबर के बाद क्या बदला इसके बारे में पढ़ना है। रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव और यूएसएसआर का जो उस समय संरचना था उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें तीसरा पॉइंट है नाजीवाद और हिटलर का उदय। वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है। हिटलर का सत्ता में उदय, यानी हिटलर का उत्थान कैसे हुआ। नाजी विश्व और नाजी जर्मनी में युवाओं को देखता है, नाजी जो विश्व का दृष्टिकोण कैसा है और जर्मनी में युवाओं को कैसे देखता है, इसके बारे में पढ़ना है। और आपका अगला है सामान्य लोग और मानवता, आजीविका, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के खिलाफ अपराध 18वीं शताब्दी के अंत में और एक गणतंत्र बन गया, यानी कैसे इन घटनाओं के बाद एक गणतंत्र बन गया उसके बारे में ये पढ़ना है। तो चौथा पॉइंट देख लेते हैं, विश्व इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो वन समाज और उपनिवेशवाद ये पढ़ना है। वनोन्मूलन क्यों, उसके बाद वानिकी का उदय, फिर जावा में वन परिवर्तन में विद्रोह, यानी ये वन के बारे में पढ़ना है, वन समाज, और उसके बाद उपनिवेशवाद कैसे आया, फिर उन्मूलन क्यों जरूरी था, ये सब के बारे में पढ़ना है। और पांचवा पॉइंट है आधुनिक दुनिया में पशुपालक, यानी जो आधुनिक दुनिया है उसमें पशुपालक की क्या स्थिति है। देहाती खानाबदोश और उनके आंदोलन कैसे हुए और क्या क्या आंदोलन में हुआ उसके बारे में पढ़ना है। औपनिवेशिक शासन और पशुचारण जीवन, यानी जो पशुचारण जीवन है उसमें औपनिवेशिक शासन में उसके बारे में पढ़ना है। और देहाती अफ्रीका के बारे में पढ़ना है। इसको देख लीजिए, ये विश्व इतिहास के अंतर्गत था। अगला विषय है भारत और समकालीन विश्व, इनके बारे में पढ़ना है। भारत और समकालीन विश्व, इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद। अब इसमें देखिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ ये पढ़ना है। इससे पहले फ्रांसीसी क्रांति केवल पढ़ना था, तो इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र का विचार कैसे उत्पन्न हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, क्रांतियों का युग 1830 से 1848, विशेषकर आपको ये सन दिया गया है कि 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच का जो क्रांति का युग था यूरोप में, उसको खासकर आपको पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। जर्मनी और इटली का निर्माण, जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है। राष्ट्र की कल्पना और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इनके बारे में पढ़ना है। यानी राष्ट्रवाद की कल्पना कैसे हुई और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है इसके बारे में पढ़ना है। तो ये भारत और समकालीन विश्व के अंतर्गत पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। पहला पॉइंट था यूरोप में राष्ट्रवाद और ये पॉइंट है भारत में राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ना है। खिलाफत और गैर सहयोग आंदोलन,
के भीतर अलग अलग धाराएं जो थी उनके बारे में पढ़ना है। सविनय अवज्ञा की ओर, इसके बारे में पढ़ना है, कैसे हम लोग सविनय अवज्ञा की ओर बढ़े आगे। सामूहिक संबंधित आजीविका के बारे में पढ़ना है। अर्थव्यवस्था और समाज की भावना, यानी प्रथम विश्व युद्ध के आसपास जो घटनाएं हो रही हैं भारत में, और भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनप रहा है इसके बारे में, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्यों जरूरत पड़ी, उसमें असहयोग आंदोलन सहयोग आंदोलन क्यों चलाए गए, खिलाफत आंदोलन कैसे हुआ, उसी के दौरान प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, तो इन सब का प्रभाव कैसे हुआ और भारत में राष्ट्रवाद का जो एक विचारधारा बनी वो कैसे बनी, इसके बारे में हमें पॉइंट 2 में पढ़ना है। और पॉइंट 3 देख लेते हैं। एक वैश्विक दुनिया का निर्माण। एक वैश्विक दुनिया का निर्माण पूर्व आधुनिक दुनिया यानी आधुनिक दुनिया से पहले 19वीं सदी यानी 1815 से 1914 के युद्ध के बीच की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। यानी 1815 और 1914 के बीच जो 100 साल का ये एक सदी है, इसमें हमें उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी इसके बारे में पढ़ना है। एक विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, यानी एक विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे हुआ, युद्ध के बाद का युग पढ़ना है। और जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद का युग कैसा रहा उसके बारे में पढ़ना है। तो ये पॉइंट 3 था। पॉइंट 4 में देखते हैं औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण क्रांति से पहले, यानी जो औद्योगिकरण का युग चल रहा है तो उस यानी उद्योग धंधे लग रहे हैं, उनके क्रांति और उनके युग के बारे में पढ़ना है। और हाथ से करने वाला जो काम था श्रम, और जो भाप शक्ति से, यानी जो पहली बार कोई भी इंजन भाप शक्ति से ही बना था, उसके बाद कोयले, उसके बाद बिजली से चलने वाली इंजनें बनने लगी, तेल से बनने वाली चलने वाली इंजनें बनने लगी। तो पहले तो भाप शक्ति थी। फिर कॉलोनियों में औद्योगिकरण कैसे हुआ, कारखानों का उदय कैसे हुआ, औद्योगिक विकास की विशेषताएं क्या है, माल के लिए बाजार और रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, संस्कृति और राजनीति, इनके बारे में ये पढ़ना है। आगे देख लेते हैं 5वां पॉइंट। ये समकालीन विश्व और भारत के बारे में पढ़ रहे हैं ये विषय से। इसमें प्रिंट संस्कृति, यानी जो प्रिंटर है जो उसके बारे में पढ़ना है, और आधुनिक दुनिया, और पहली मुद्रित पुस्तक, यानी पहली मुद्रित पुस्तकें कौन थी, प्रिंट मीडिया का विकास, प्रिंट कल्चरल का संस्कृति का विकास कैसे हुआ, और प्रिंट यूरोप में आया, प्रिंट की क्रांति, प्रिंट यूरोप में कैसे आया, कहाँ से आया। जैसे कि जानते ही हैं कि प्रिंट जो पहले चीन में यहाँ बना था, उसके बाद वहाँ यूरोप में पहुँचा था, कौन पहुँचाया, उनके बारे में ये पढ़ना है कि प्रिंट में क्रांति कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ना है। तो आगे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। और इसका प्रभाव क्या हुआ, पढ़ने का उन्माद कैसे बढ़ा, 19वीं सदी भारत और प्रिंट की दुनिया, भारत और प्रिंट की दुनिया पढ़ना है, यानी भारत में और प्रिंट की दुनिया पढ़नी है। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें, प्रकाशन के नए रूप, प्रिंट और सेंसरशिप, इनके बारे में पढ़ने हैं। अब आता है तीसरा सब्जेक्ट, समकालीन भारत। इससे पहले वाला था समकालीन विश्व और भारत, यानी विश्व और भारत के बाद समकालीन भारत आता है। तो इसमें हमको देखना है क्या क्या पढ़ना है। तो भारत के स्थान के बारे में पढ़ना है, उसके आकार के बारे में, भारत और विश्व के बारे में पढ़ना है, और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, भारत की भौतिक विशेषताएं क्या हैं। प्रमुख में आपको भौगोलिक विभाजन पढ़ना है, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ये खासकर ज्योग्राफी से संबंधित हैं। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, समकालीन भारत के अंतर्गत जल निकासी के बारे में पढ़ना है, इनके संकल्पना के बारे में, और भारत में जल निकासी प्रणाली इसके बारे में पढ़नी है। और हिमालयी नदियाँ में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पढ़नी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ में नर्मदा पढ़नी है, बेसिन पढ़नी है, ताप्ती बेसिन पढ़नी है, गोदावरी बेसिन पढ़नी है। यानी नर्मदा बेसिन, ताप्ती बेसिन, गोदावरी बेसिन, ये 3 नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़नी है जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये नदी प्रणाली हिमालयी नदी में पढ़ना है। तो ये जल निकासी से है। अगला टॉपिक देख लेते हैं इनके अंतर्गत, महानदी बेसिन, ये भी पढ़ना है दक्षिण भारत में। कृष्णा बेसिन भी पढ़ना है, कावेरी बेसिन भी पढ़ना है, झीलें पढ़ने हैं, अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका क्या है इसके बारे में पढ़ना है, और नदी प्रदूषण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है, उसका निवारण क्या है। इसके आगे देखते हैं जो चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में आपको जलवायु से संबंधित पढ़ना है, इनके संकल्पना के बारे में, जलवायु नियंत्रण के बारे में, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ना है। हवाएं हैं, अक्षांश है, ऊंचाई है, दबाव है, और मौसम ठंडा, मौसम गर्म, इसके बारे में, मौसम आगे बढ़ता, मानसून पीछे हटना, इन सब टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है। मानसून के बाद बारिश का वितरण, मानसून एक एकीकृत बंधन के रूप में, ये चौथा पॉइंट के अंतर्गत पढ़ना था। पांचवा पॉइंट देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पढ़ना है। वनस्पति के प्रकार में देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन,
कांटेदार वन और झाड़ियाँ, ये सब पढ़ना है। पर्वतीय वन, मैंग्रोव, वन्य जीवन, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये 5वां पॉइंट था। ये 6ठा पॉइंट देखेंगे, जनसंख्या के बारे में पढ़ना है। जनसंख्या का आकार और वितरण, भारत की जनसंख्या का आकार और संख्या द्वारा वितरण, घनत्व द्वारा भारत का जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे होती है और वृद्धि कैसे होती है, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। तो आगे हम देखते हैं समकालीन भारत 2। वो समकालीन भारत 1 था, ये समकालीन भारत 2 है। सिलेबस में ऐसे ही दिया गया है। तो इसके बारे में इसमें देखेंगे, इसमें संसाधन और विकास के बारे में, इसकी अवधारणा के बारे में पढ़ना है। संसाधन और विकास की अवधारणा, संसाधनों का विकास कैसे हुआ, तो संसाधन योजना, भारत में संसाधन योजना के बारे में पढ़नी है। संसाधनों का संरक्षण कैसे होता है, भूमि संसाधन, भूमि का उपयोग, भारत में भूमि का उपयोग, पैटर्न, इसके भूमि संरक्षण, क्षरण और संरक्षण के उपाय, इसके बारे में हमें देखना है। उसके बाद मिट्टी एक के रूप में संसाधन, मिट्टी का वर्गीकरण करना है कि मिट्टी, कौन सी मिट्टी किस वर्ग में आएगा, मिट्टी का क्षरण और मिट्टी का संरक्षण, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका इसमें पॉइंट 2 आता है वन्य जीवन, भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, समुदाय और संरक्षण, इसके बारे में पढ़ना है। और इसमें पॉइंट 3 आता है जल संसाधन, जल की कमी और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकताएं। इससे पहले जो समकालीन विश्व में और भारत में पढ़ रहे थे उसमें भी जल के बारे में पढ़ना था, और ये समकालीन भारत 2 है, इसमें भी ये टॉपिक दिया गया है। इसमें थोड़ा अलग टॉपिक दिया है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं पढ़नी है इसमें, और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के बारे में, और वर्षा जल संचयन, यानी वर्षा का जल संचय कैसे हो, इसके बारे में पढ़ना है। आगे हम देखते हैं 4था पॉइंट, कृषि के बारे में पढ़ना है, यानी खेती के प्रकार क्या क्या होता है, आदिम निर्वाह, गहन निर्वाह, वाणिज्यिक, फसल पैटर्न, प्रमुख फसलें, अनाज के अलावा अन्य खाद्य फसलें, गैर खाद्य फसलें, तकनीकी और संस्थागत सुधार, खाद्य सुरक्षा, कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को छोड़कर इसमें पढ़ना है। आगे हम देखते हैं 5वां पॉइंट इसमें है खनिज और ऊर्जा संसाधन, खनिज के बारे में पढ़ना है। खनिज क्या है, खनिजों के मिलने की विधि क्या है, ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। लोह खनिज, अलोह खनिज, गैर धात्विक खनिज, रॉक खनिज, खनिजों का संरक्षण कैसे होता है, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, इनके बारे में पढ़ना है। और संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों की संख्या कितनी है, इसके बारे में इस पॉइंट में पढ़ना है। तो ऊर्जा से संबंधित था। और इसमें देखते हैं 6ठा पॉइंट में विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण औद्योगिक स्थान का महत्व क्या होता है, उद्योग बाजार लीकेज को छोड़कर कृषि आधारित उद्योग देखना है। और कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र, जूट, कपड़ा, चीनी उद्योग को छोड़कर खनिज आधारित उद्योग देखना है, जो खनिज पर आधारित है। लोह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग को छोड़कर इसमें औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण गिरावट का नियंत्रण इसमें कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। आगे हम देखते हैं 7वां पॉइंट, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, सड़क मार्ग, रेलवे, पाइपलाइन, जल मार्ग, प्रमुख बंदरगाह, वायु मार्ग संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक व्यापार के रूप में पर्यटन, ये सब पॉइंट पढ़ना है। तो ज़्यादा हम इसमें समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम एक एक पॉइंट बस पढ़ के बता रहे हैं। अब आइए अर्थशास्त्र का जो है इसमें दिया गया है, ये आपको एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उसमें ये हूबहू आपको पॉइंट मिल जाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इसमें, वहीं से एनसीईआरटी से ही पढ़ लेना है। गांव पालमपुर की कहानी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उत्पादन का संगठन, पालमपुर में खेती, संसाधन के रूप में लोग, पालमपुर में गैर कृषि गतिविधियाँ, ये सब अर्थशास्त्र के प्रथम पॉइंट के अंतर्गत पढ़ना है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, पुरुषों और महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियाँ, जनसंख्या, बेरोजगारी की गुणवत्ता, ये पॉइंट पढ़ना है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, गरीबी एक चुनौती के रूप में सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा देखा गया गरीबी के 2 विशिष्ट मामले, गरीबी अनुमान, कमजोर समूह, अंतर्राज्यीय असमानताएं, वैश्विक गरीबी परिदृश्य गरीबी के कारण, गरीबी विरोधी उपाय, आगे की चुनौतियां, ये पॉइंट आपको गरीबी से संबंधित पढ़ने हैं पॉइंट 3 में। फिर आपको पॉइंट 4 आता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, खाद्य असुरक्षित कौन है,
भारत में खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति, खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका, इनके बारे में पढ़ना है। अब आता है इसका अगला विषय, आर्थिक विकास को समझना। इसमें दिया गया है पहला पॉइंट विकास से, तो विकास क्या वादा करता है, विभिन्न लोग, विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य के बारे में, राष्ट्रीय विकास के बारे में, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करें ये पढ़ना है, आय और अन्य मानदंड के बारे में पढ़ना है, सार्वजनिक सुविधाएं, विकास की स्थिरता, इसके बारे में पढ़ना है। अब अगला पॉइंट दूसरा देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या हैं। जिसे क्षेत्र में आप जानते ही हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तो वही क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र, 3 क्षेत्र की तुलना करना है। भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन पढ़ना है, यानी कौन सा उद्योग संगठित है और कौन सा उद्योग असंगठित क्षेत्र कहलाता है, उसके बारे में पढ़ना है। क्षेत्र स्वामित्व के संदर्भ में पढ़ना है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पढ़ना है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है और जो सरकार का जो उद्योग धंधा है उसके बारे में, सार्वजनिक जो उद्योग धंधे उसके बारे में पढ़ने हैं। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, धन और ऋण इससे संबंधित है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में धन के आधुनिक रूप, बैंकों के जो ऋण है गतिविधियों के बारे में पढ़ना है। 2 अलग अलग ऋण स्थितियां हैं, ऋण की शर्तें क्या होती हैं, भारत में औपचारिक क्षेत्र ऋण क्या है, स्वयं सहायता समूह गरीबों के लिए, ये पॉइंट पढ़ना है। अगला पॉइंट चौथा देख लेते हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बारे में पढ़ना है। देशों में उत्पादन, देशों में परस्पर उत्पादन, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण और वैश्वीकरण, इस सब पॉइंट पढ़ना है। और भी इसमें अगला है पॉइंट कि वैश्वीकरण को सक्षम करने वाले कारक क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO भी पढ़ना है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, इसके बारे में पढ़ना है। और उपभोक्ता का अधिकार, कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक राजनीति, तो इसमें हमें देखना है, ये लगभग आपका पॉलिटिकल साइंस आ गया, इसमें पढ़ना है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, लोकतंत्र के व्यापक अर्थ क्या क्या होते हैं, ये लोकतंत्र से संबंधित पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका सार्वजनिक संवैधानिक डिजाइन, यानी संविधान का जो डिजाइन है उसके बारे में है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, यानी दक्षिण अफ्रीका का संविधान आपको पढ़ना है। क्यों हमें एक संविधान की जरूरत है, यानी संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ना है, यानी भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्य क्या क्या हैं, जो भारतीय संविधान है उसके मार्गदर्शक मूल्य क्या हैं, यानी मूल्यों के बारे में पढ़ना है। जो भारतीय संविधान के मूल्य हैं उनके बारे में पढ़ना है। तीसरा पॉइंट है चुनावी राजनीति, चुनाव क्यों, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, यानी चुनाव कैसे होती है, क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक बनाता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अगला पॉइंट चौथा देख लेते हैं, संस्थाओं की कार्यप्रणाली, यानी जो संस्था है उनका कार्य क्या है उसके बारे में पढ़ना है। प्रमुख नीतिगत निर्णय कैसे लिए जाते हैं, जो नीति निर्माण होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और संसद के बारे में पढ़ना है, न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, और राजनीतिक जो कार्यपालिका है इनके बारे में हमें पढ़ना है। और अगला पॉइंट है पांचवा, लोकतांत्रिक अधिकार, जो अधिकार हैं उसके बारे में पढ़ना है। लोकतंत्र में अधिकारों के बिना जीवन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान में अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, यानी जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में पढ़ना है। अधिकारों का जो विस्तार है, कहाँ कहाँ तक अधिकारों का विस्तार है, इसके बारे में भी पढ़ना है हमें। अगला देख लेते हैं, और ये अंतिम चैप्टर होगा इस वीडियो में, इस सिलेबस का भी, लोकतांत्रिक राजनीति 2 के बारे में पढ़ना है हमें। तो इसमें हमें पहला पॉइंट है सत्ता की साझेदारी, जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा पॉइंट। बेल्जियम और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, इनके बारे में पढ़ना है। बेल्जियम में आवास सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है, यानी जो बेल्जियम और श्रीलंका में जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में पढ़ना है और सत्ता की साझेदारी के रूप में उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट है संघवाद। संघवाद क्या है, कौन सी बातें भारत को एक संघीय देश बनाती है, और संघवाद का अभ्यास कैसे किया जाता है। भारत में विकेंद्रीकरण, यानी भारत में जो विकेंद्रीकरण है, जैसे कि भारत एक केंद्र लेवल पर सरकार बनती है, एक राज्य स्तरीय सरकार बनती है, और एक ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत का भी निर्माण होता है। तो इसमें 3 तरह की सरकार बन जाती है और इनके विषय अलग अलग बांट दिए गए हैं। तो एक भारत में विकेंद्रीकरण की सरकार है, तो इसके बारे में पढ़ना है। आगे हम देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है लिंग, धर्म और जाति, यानी जेंडर के बारे में पढ़ना है, और इसमें रिलीजियंस के बारे में पढ़ना है और कास्ट के बारे में पढ़ना है। लिंग और राजनीति, सार्वजनिक निजी विभाजन,
महिलाओं का राजनीति प्रतिनिधित्व क्या क्या कितना है, यानी महिलाओं को जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो कितना है। धर्म के बारे में पढ़ना है। सांप्रदायिकता क्या है और राजनीति से कैसे जुड़ा है, इसके बारे में पढ़ना है। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, जाति और राजनीति, जाति असमानताएं, इसके बारे में पढ़ना है। राजनीति में जाति और राजनीति में राजनीति जाति जो होती है इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि भारत में जानते ही हैं कि भारत में जाति इफेक्ट डालती है चुनाव पे, तो जाति के बारे में इसमें अध्ययन करना है। अगला पॉइंट है चौथा, राजनीतिक दल। इसमें राजनीतिक दल से संबंधित हमें पढ़ना है। हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, यानी राजनीतिक दल क्यों जरूरी है, इसके बारे में पढ़ना है। इनके अर्थ क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनकी आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, ये पढ़ना है। हमारे पास कितनी पार्टियां होनी चाहिए, यानी हमारे पास कितनी राजनीतिक दल या पार्टियां होने चाहिए, इसके बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय दल के बारे में पढ़ना है। और राज्य जो दल होता है, यानी दल जानते ही हैं कि जो राष्ट्रीय लेवल का होता है एक राज्य स्तरीय होता है, यानी क्षेत्रीय दल होता है। राजनीतिक दलों के लिए चुनौती क्या है, दलों में सुधार कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, ये लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम क्या क्या हुए, इसके बारे में हमें देखना है। हम लोकतंत्र के परिणामों का आकलन कैसे करते हैं, यानी लोकतंत्र का परिणाम हमें अच्छा मिला या बुरा मिला, इसका आकलन हम कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार, आर्थिक विकास और विकास असमानता और गरीबी में कमी, सामाजिक विविधता का आवास, नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता। ये रहा सब सिलेबस, इसमें विस्तार से समझा दिए हैं, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।